नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी 2024 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अब तक हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, जिनकी संख्या 14 है। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का अगला मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 15। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 15। क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी स्थल सुरतघई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थल अफगानिस्तान में, ये कथन है। पहला कथन क्या है हमारा? यह स्थल अफगानिस्तान में गोमल नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, यह मूंगफली की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा, कालीबंगन के ही समान यहाँ भी जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। चौथा, यह स्थल शुष्क कृषि की जाती इस स्थल पर शुष्क कृषि की जाती है और यहाँ सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं। क्या है? उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सुरतघई की, तो मित्रों सुरतघई अफगानिस्तान में तो है, लेकिन गोमल नदी नहीं बल्कि ऑक्सस और उसकी सहायक नदी कोकचा के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? ऑक्सस और उसकी सहायक नदी कोकचा के तट पर स्थित है। दूसरे में अगर हम बात करें, यहाँ पर मूंगफली और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसके साथ हमें हड़प्पा स्थल में कहीं पर नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि जितने भी मोटे अनाज हैं उसके साथ हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली सभ्यता में किसी स्थल पर नहीं मिली। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा है, यह कालीबंगन के समान यहाँ पर जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक खेत जुटा हुआ मिला है, यानी ये कथन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। यह स्थल शुष्क कृषि की जाती थी, यहाँ सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ये नदी के पास स्थित है, तो यहाँ पर सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कितने गलत हैं? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, यानी 3 गलत हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह भारतीय दर्शन की 6 आस्तिक शाखाओं में से एक है। इसने अनुष्ठानों के स्थान पर ज्ञान को प्रमुखता दी। इसने उपनिषदों के उल्लिखित ब्रह्म की खोज पर अधिक बल दिया। हालांकि इसने वेदों को प्रमुख माना, साथ ही इस शाखा का मानना था कि सब कुछ ब्रह्म का अंश है। उपरोक्त विवरण में प्राचीन भारत के किस दार्शनिक संप्रदाय की चर्चा की गई है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है सांख्य दर्शन, बी में दिया है चारवाक दर्शन, सी में दिया है पूर्व मीमांसा दर्शन और डी में दिया है वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो क्या कहा जा रहा है? इसने अनुष्ठानों के स्थान पर ज्ञान को प्राथमिकता दी, उपनिषदों में उल्लिखित ब्रह्म की खोज पर अधिक बल दिया, वेदों को प्रमुख माना और इस शाखा को मानना था कि ब्रह्म का अंश सब में है। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, ये बात कर रहा है किस अंश, किस संप्रदाय की?
ये बात कर रहा है वेदांत की या उत्तर मीमांसा की कि इसने ज्ञान मार्ग पर बल दिया, पूर्व मीमांसा के समान कर्मकांडों या बलि को बल नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद काल में दैनिक श्रम की कोई अवधारणा नहीं थी। कम्माकार पद जो कि दैनिक श्रम को संदर्भित करता है, पहली बार महाजनपद काल के दौरान सामने आया। मौर्यकालीन ग्रंथों में बलि की अवधारणा मिलती है जो करों के बदले श्रम कार्य को दर्शाता है। गुप्त काल के दौरान विष्टि की अवधारणा मिलती है जो राज्य को श्रम के रूप में कर भुगतान को दर्शाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? क्या बताना है, कितने कथन सही हैं? तो पहला कथन क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक श्रम की कोई अवधारणा नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस काल में किसी प्रकार के दैनिक श्रम की बात नहीं की जाती थी, सामूहिक श्रम की बात की जाती थी। नेक्स्ट, कम्माकार पद जो कि दैनिक श्रम का संदर्भित करता है, पहली बार महाजनपद काल में मिला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कम्माकार का उल्लेख हमें महाजनपद काल में ही मिलता है, जिसका अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति से होता है जो मजदूरी के बदले अपना श्रम कार्य करते हैं। और इसकी चर्चा अष्टाध्यायी में की गई है। कहाँ पर चर्चा की गई है? अष्टाध्यायी में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यकालीन ग्रंथों पर बलि की अवधारणा मिलती है जो करों के बदले श्रम कार्य को दर्शाता है। तो बात करते हैं मौर्य काल में बलि की अवधारणा मिलती है जो करों के बदले श्रम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मौर्य काल में बताने वाला जो मेन ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। तो उसमें जो बलि बात की गई है वो वस्तु के रूप में वसूला किया जाने वाला अनाज कहलाता था, कोई कर नहीं होता था। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गुप्त काल में विष्टि की अवधारणा गुप्त काल की प्रमुख थी और उसको कर के रूप में भुगतान किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे समझते हैं। सच्चानी का सिद्धांत प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? सच्चानी का सिद्धांत प्राचीन भारत में से किससे संबंधित है? तो अरिचानी का सिद्धांत जो कि 4 महान सत्य से प्रेरित था। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी बौद्ध, सी जैन और डी लोकायत। तो 4 सत्य के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया था, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, भारत के प्राचीन इतिहास में संथागार और सलाखा गहपक पद संबंधित है। संघ में महिलाओं के लिए मठवासी नियम, बी गढ़ संघों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, सी जैन धर्म के लिए प्राचीन चर्च परंपरा, डी ऋग्वैदिक काल में गोधन के लिए कबीलियाई संघर्ष। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे इतिहास में संथागार और सलाका महाकाव्य गढ़ संघों के निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे है? गढ़ संघों के निर्णय की प्रक्रिया के संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, इसे समझते हैं। संगम युग में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सती प्रथा जो उत्तर भारत में मौजूद थी का संगम समाज में कोई उल्लेख नहीं मिलता। 2 संगम युग में विधवाएं बहिष्कृत थीं और इनसे संयमित जीवन जीने की अपेक्षा की जाती थी। 3 शिव और मुरुगन संगम काल के प्रमुख देवता थे। इस समय किसी देवी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। डी चौथा मतलब दुल्हन के पिता की ओर से दूल्हे के उपहार के रूप में दहेज देने की
प्रथा संगम राजा में संगम समाज में प्रचलित थी। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, सती प्रथा जो उत्तर भारत में मौजूद थी, संगम समाज में कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्या, सती प्रथा का संगम समाज में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सती प्रथा का उल्लेख हमें संगम काल में तिप्पिया दयाल जो थे उनमें संगम ग्रंथ में ये सती शब्द का प्रयोग किया गया है और यह प्रथा वहाँ अनिवार्य नहीं थी, ये बात मान सकते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि तिप्पिया दयाल संगम काल की मौजूदा उल्लेख से मिलता है। नेक्स्ट क्या है, संगम युग विधवाओं को बहिष्कृत थी और इनसे संयमित जीवन की अपेक्षा की जाती थी, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा, शिव और मुरुगन यहाँ के प्रमुख देवता थे। शिव और मुरुगन के साथ साथ धन देवी यहाँ की प्रमुख देवी भी थीं, यानी किसी देवी का साक्ष्य मिलता है और वो देवी कौन सी है मित्रों, धन देवी यहाँ की प्रमुख देवी थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दुल्हन के पिता की ओर से दूल्हे को उपहार के रूप में दहेज देने की प्रथा संगम समाज में प्रचलित थी। तो संगम समाज में ऐसी कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी। दूल्हे को दुल्हन का मूल्य देना पड़ता था, जिसे मुलाई ब्यायली कहा जाता था। क्या दिया जाता था, मुलाई ब्यायली, यानी दूल्हा देता था, दुल्हन नहीं देती थी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है, सूची 1 में उल्लिखित पुरातात्विक शिल चित्रों का सूची 2 में स्थित स्थानों से मिलान कीजिए। पहला, बराह अवतार में विष्णु पृथ्वी को संरक्षित करते हुए, अर्जुन तपस्या, ठीक है, महेश मूर्ति शिव का सूकर का पीछा करते हुए। तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित सही सुमेलित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बराह अवतार में विष्णु पृथ्वी को संरक्षित करते हैं, ये ऐसा चित्र कहाँ पे मिला है। तो मित्रों ये चित्र आपका उदयगिरी की गुफाओं में प्राप्त हुआ है। अर्जुन की तपस्या का उल्लेख मित्रों मामल्लपुरम में मिला है। महेश की मूर्ति के बारे में यदि हम बात करें तो एलिफेंटा में मिली हैं। शिव और सूकर का पीछा करते हुए शिव हमें लेपाक्षी मंदिर में मिले हैं। तो यहाँ पर इस तरह अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा 3, 2, 1, 4 और 1, यानी 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी में है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 8। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवनों ने जारी किए थे। गुप्त शासक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि अंकित की थी। 3, सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण सबसे पहले कनिष्क ने शुरू किया था, जहां उन्होंने बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में चित्रित किया था। 4, हिंद यवन शासक अगाथोकल्स ने एक विशिष्ट सिक्का जारी किया था, जिसके अग्रभाग में बलराम और पृष्ठभाग में कृष्ण थे। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात कर दें तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवनों ने जारी किए, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे अगर हम बात करें गुप्त शासक से पहले के शासकों थे अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि अंकित की थी। तो यहाँ पर बात करें लक्ष्मी का चित्रण सबसे पहले शासक थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण सबसे पहले कनिष्क ने
किया था और उन्हें बुद्ध में शाक्य मुनि कहा गया, ये सही है। हिंद यवन शासक अगोथोकल्स ने एक विशिष्ट सिक्का जारी किया था जिसके अग्रभाग में बलराम एवं पृष्ठभाग में कृष्ण थे, ये भी कथन सही है। यानी 1 3 4 यानी 4 कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? एक्स नामक एक शक्तिशाली शासक जिसकी सत्ता का केंद्र उत्तर भारत में स्थित था, ठीक है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विजय प्राप्त करने का प्रयास में प्रायद्वीपीय भारत के एक अन्य प्रमुख शक्तिशाली शासक वाई से हार गया था, जिसका वर्णन उसके मंत्री ने कर्नाटक में के मेगुती मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख के माध्यम से किया था। इस संघर्ष को एक चीनी इतिहासकार ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा था। बाद में इस विजयी शासक बाई को वातापी की लड़ाई में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। इस शासक बाई कौन था? ये शासक यदि बाई के बारे में पूछा गया है तो ये शासक मित्रों कौन थे जो एक शक्तिशाली थे? वो उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय शासक थे जो चालुक्य नरेश थे, जिन्होंने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। किसको? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को भी यहाँ पे क्या किया उन्होंने? हरा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है जरा देखते हैं। थेरवाद शाखा के विपरीत जिसने अपने साहित्य के लिए पाली का उपयोग किया, महायान शाखा ने संस्कृत को अपनाया। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। थेरवाद शाखा का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था, जबकि महायान शाखा का बुद्धत्व प्राप्त करना था। ये भी बात क्या है? ये भी बात मित्रों बिल्कुल सही है। थेरवाद में बुद्ध को भगवान के रूप में दिखाया गया है और महायान में महान शिक्षक के, बिल्कुल गलत, ये उल्टा दिया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहला दूसरा सही। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से शुरू हुई थी। थेरवाद के पास बोधिसत्व की कोई अवधारणा नहीं थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि बोधिसत्व की अवधारणा महायान से शुरू की गई, थेरवाद में इसकी कोई अवधारणा नहीं थी। तो थेरवाद में इसकी अवधारणा तो थी, लेकिन ये बात सही है कि महायान संप्रदाय में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये अर्ध सत्य है, चौथा गलत। तो कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है 11? इसे समझते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र षड् गुण्ड का वर्णन करता है। यह पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुप्तचरों के प्रबंधन से, अंतर्जातीय नीति से, कुटिल लोगों को लिए दंडित विधियों से, नगर समितियों से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये किससे संबंधित है, तो षड् गुण्ड का वर्णन हमें अंतर्जातीय नीति से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है परंतु आत्मा के रूपांतरण को नहीं मानता। ये जैन धर्म का बारे में बताया गया है। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यह कर्म के कारण का वह कारण मानता है जिसके कारण कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान के मार्ग की वकालत करता है। ओके, यह मोक्ष प्राप्ति के लिए निर्वाण के पूर्व शर्त को मानता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है परंतु रूपांतरण को नहीं मानता, नहीं।
रूपांतरण को मानता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यह कर्म की कारण को मानता है जिसके कारण कोई मोक्ष प्राप्त, ये बात सही है। मोक्ष प्राप्त के लिए सम्यक ज्ञान के मार्ग की वकालत करता है। मोक्ष प्राप्ति के निर्माण की पूर्व शर्त मानता है। यानी 3 सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुंगम तिवर तवर्ती की उपाधि से सम्मानित यह चोल शासक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें चीन में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजना और श्री विजय साम्राज्य के साथ व्यापार संबंधों को गहरा करना शामिल है। ओके, इसने सम्राट की प्रशंसा का वर्णन करने वाली चेयन कोंटार की प्रसिद्ध तमिल कविता कलेन कट्टुपारानी के साथ साहित्य का भी संरक्षण किया। उपरोक्त विवरण किस कोल शासक का ओर संकेत करता है? तो ये जो संकेत, ये जो संगम तिवर्ती उपाधि धारण की है वो शासक हैं कुलोत्तुंग प्रथम। कौन से हैं? कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14, उसे समझते हैं। चोल काल के दौरान प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, बताइए हमें भी। पहला, चोल साम्राज्य में सभी ब्राह्मदे गांवों को करमुक्त दर्जा प्राप्त था। ओके, और ब्राह्मदे गांवों की ग्राम सभा थी। ओके, सभा गैर ब्राह्मदे गांवों की ग्राम सभा थी जो कि राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थी। ओके, तानियूर गैर ब्राह्मदे गांव थे जो नाडु के भीतर स्वायत्त राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ये चारों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? पूछा गया है इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं। ठीक है, तो चोल साम्राज्य में सभी ब्राह्मदे गांवों को कर मुक्त किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सभी गांवों को कर मुक्त नहीं किया गया था। ब्रह्मदे गांवों में ग्राम सभा थी, तो ग्राम सभा केवल गैर ब्रह्मदे गांवों में थी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सभी गैर ब्रह्मदे गांवों में ग्राम सभा थी जो कि राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थी। गैर ब्रह्म गांवों में राजस्व ब्राह्मण सभा तो थी, लेकिन इनको पृष्ठभूमि शिक्षा जैसे आचरण जैसे थे, कर से संबंधित में बात नहीं थी। तूनियर गैर ब्रह्मदेव गांव थे, ये भी बात गलत है। यानी चारों गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। वाकाटक, मैत्रक, सातवाहन, वर्मन और पल्लव। उपरोक्त में से कितने राजवंश गुप्तों के समकालीन थे? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त राजवंश जो इनसे संबंधित थे, प्राचीन भारत जो राजवंश गुप्तों के समकालीन थे, तो मित्रों गुप्तों के समकालीन जो राजवंश थे वो थे आपके वाकाटक, बिल्कुल सही है। ठीक है, पल्लव बिल्कुल सही है, और वर्मन ये भी बिल्कुल सही है। मैत्रक और सातवाहन गुप्तों के समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन सही हैं? 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में अधिष्ठान अधिकरण का संबंध था। व्यापारियों की श्रेणी, राजकीय दरबार में मंत्रिपरिषद, राजस्व संग्रहण में लेखा परीक्षा निकाय, जिला प्रशासन में शामिल समिति और नन ऑफ दीज 16। ठीक है,
गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में अधिष्ठान अधिकरण का संबंध जो था वो था जिला प्रशासन की में शामिल समिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडाल एकमात्र अलवार महिला संत है जिन्हें दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। नयनार और अलवार संत मूलतः भक्ति परंपरा से संबंधित थे जो कि समाज से विरक्त और ईश्वर के प्रति समर्पित थे। क्या है? समाज से विरक्त और ईश्वर के प्रति समर्पित। तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, अंडाल एकमात्र अलवार महिला संत हैं जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है मित्रों? सही है। ये बात बिल्कुल सही है। नयनार और अलवार मूलतः भक्ति परंपरा से संबंधित जो समाज से विरक्त और ईश्वर के प्रति समर्पित थे। तो यदि हम यहाँ पे अलवार और उनके बारे में बात करें तो मित्रों अलवार और अलवार जो कि एक पूजक समाज है, यानी भक्ति तो है लेकिन विष्णु और शिव के संप्रदाय में है। यहाँ पे मूलतः भक्ति परंपरा से बात नहीं करेंगे, ये रक्त ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है आगे? यद्यपि एक समतावादी आंदोलन था जिसने अस्पृश्यता को निंदा की, किंतु कोई भी नयनार अलवार संत अस्पृश्य नहीं थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शैव संत नंदनार और तृपन अलवार अस्पृश्य संत थे। ये बात भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नयनार और अलवार संत स्वयं को ईश्वर का दास मानते थे। नयनार और अलवार स्वयं को ईश्वर का अटियार यानी दास मानते थे। ये बात बिल्कुल सही है, यानी दो कथन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल बुद्ध के जीवन के इतिहास से संबंधित नहीं है? सांची, लुम्बिनी, राजगृह, श्रावस्ती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बुद्ध के इतिहास से संबंधित जो नहीं है वो सांची है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? महाबलीपुरम में पल्लव समूह के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाबलीपुरम का मामल्लपुरम नाम नरसिम्हन द्वितीय के दूसरे नाम पर है, जिसका उपनाम मामल्ल था, जिसका अर्थ पहलवान होता है। नरसिम्हन द्वितीय द्वारा निर्मित तट मंदिर पूर्णतः एक शैव मंदिर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो महाबलीपुरम मामल्लपुरम नाम से नरसिंह द्वितीय का दूसरा नाम है। तो महाबलीपुरम के बारे में यदि हम बात करें तो महामल्लपुरम पल्लव शास वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें मामल्ल कहा जाता था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा मामल्लपुरम नाम से जाना जाता था, मामल्ल था। ये बात बिल्कुल गलत है, जिसका ठीक है। नरसिंह द्वितीय से निर्मित तट मंदिर पूर्णतः एक शैव मंदिर था। तो इसका निर्माण नरसिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। पल्लव शासक के नाम से जाना जाता है और इसमें दो मंदिर हैं, एक शिव को दूसरा विष्णु को समर्पित है। किसमें? नरसिंह वर्मन द्वारा निर्मित मंदिर पूर्णतः एक शैव मंदिर था? नहीं, दो मंदिर हैं, एक शैव और एक विष्णु। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधार शैली में बुद्ध के प्रभामंडल को अलंकृत किया गया है, जबकि मथुरा शैली में साधारण परिधान और साधारण परिधान है। दो गांधार दोनों कंधों को ढके हुए सिलवट युक्त पारदर्शी परिधान गांधार शैली की विशेषता है। गांधार शैली में ग्रे शिस्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। गांधार शैली विदेशी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। मथुरा शैली में बुद्ध परिधानों में कोई सिलवटें दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो देखते हैं, गांधार शैली में बुद्ध का प्रभामंडल को अलंकृत किया गया है, जबकि मथुरा शैली में यह साधारण, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों कंधों के ढके हुए सिलवट युक्त पारदर्शी प्रदान गंधा शैली में, ये बात सही है। गांधार शैली में ग्रेसिस पत्थर का प्रयोग किया गया है, जबकि विदेशी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात गलत। मथुरा शैली बुद्ध के परिधानों में कोई सिलवट, तीसरा सही होगा। तीसरा सही और चौथा गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21, उसे समझते हैं। प्राचीन भारत में कई प्रसिद्ध कहानियों में से एक वत्स के शासक उदयन और अवंती के शासक प्रद्योत की बेटी बासव दत्ता की प्रेम कहानी ने कई प्राचीन कवियों और नाटककारों की कल्पना पर अपना प्रभाव छोड़ा है। नीचे दी गई साहित्यिक कृतियों में से कौन सी उपयुक्त कहानी आधारित नहीं है? ऑप्शन ए स्वप्न वासव दत्ता भास, बी रत्नावली हर्ष, सी प्रियदर्शका हर्ष, डी मालविका अग्निमित्रम कालिदास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें इसमें कही गई हैं, तो वो है आपका ऑप्शन डी पर आधारित नहीं है, यानी कालिदास की मालविका अग्निमित्रम की कहानी इससे प्रेरित नहीं है। ठीक है, प्राचीन भारत में कई प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में वत्स और उदयन बेटी कई प्राचीन प्रवाह छोड़ा, नीचे दी साहित्य कृतियों में कहानी पर आधारित नहीं है, तो मालविका अग्निमित्र कहानी पर आधारित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखते हैं 22 क्या कह रहा है। कथन और स्टेटमेंट के बारे में बताना है। बुद्ध आरंभ में संघ और महिलाओं के विरुद्ध थे और बाद में उन्हें आनंद के अनुनय पर संघ में महिलाओं को स्वीकार किया, सही है। बौद्ध धर्म सिद्धांतों के अनुसार एक महिला बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से अगर हम बात करें, दोनों कथन क्या है, सही हैं, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23? सातवाहनों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है, देखते हैं। ठीक है, वे धार्मिक दान के लिए भूमि अनुदान की प्रथा शुरू करने वाले पहले राजवंश थे सातवाहन, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने संस्कृत को राजभाषा के रूप में संरक्षण प्रदान किया। यदि हम राजभाषा के रूप में बात करें तो सातवाहन ब्राह्मण मानते थे और संस्कृत का उपयोग को प्रोत्साहित देते थे, लेकिन इनके समय लोकप्रिय भाषा प्राकृत थी। कौन सी है? प्राकृत। तो ये भी और ये बात गलत है। नाने घाट गुफाओं में राजकीय शैल के चित्र दीर्घ में श्री सातवाहन शासकों को जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। उनके सिख उज्जैन प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं जिसमें क्रॉस से जुड़े 4 व्रत शामिल हैं, तो ये बात बिल्कुल सही ये भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 बातों में दूसरा गलत 3 सही हैं। क्या कह रहा है ये? इनमें से कौन सा कथन सही है? 3 कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर दुर्ग और मुख्य बस्ती के बीच अंतर पाया गया जो समाज के विभाजन को दर्शाता है, सही है। अब तक पाई गई सभी बस्तियों में पक्की ईंटों के आकार के समान मिला रहा है, नहीं। हड़प्पा स्थलों में कई सुनियोजित जल निकासी प्रणाली उपस्थित पर कुओं का पूर्ण अनुपस्थिति द्वारा और भी अधिक बल दिया गया, गलत। हड़प्पा स्थलों में सोख्ता गड्ढे पाए जाते हैं जिसका उपयोग मुख्यतः कचरा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब तक खोजे गए सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर दुर्ग और मुख्य बस्ती के बीच के अंतर है जो कि विभाजन दिखाता है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी बस्तियां पक्की ईंटों नहीं, सभी नहीं मिली हैं। हड़प्पा स्थलों में सुनियोजित जल निकासी पूर्ण अनुपस्थित थे, नहीं कुएं थे। हड़प्पा स्थलों में शोक था, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 सही हैं, जबकि 2 और 3 क्या है हमारे गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25? प्राचीन भारत में पशुओं और चित्रांकनों के उपयोग को प्रतीकात्मक रूप दिया गया है, जिसके दो उदाहरण सिंधु घाटी सब स्थलों में खोजी गई पशुपति मोहर और अशोक का सारनाथ स्तंभ है, जिसे अंततः स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। भैंस, गैंडा, हाथी, शेर और घोड़ा। उपरोक्त में से कितने पशु पशुपति मोहर और सारनाथ स्तंभ दोनों में समान हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से स्तंभ एक हैं, तो सारनाथ स्तंभ के समान हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि दोनों कलाकृतियों में केवल एक ही पशु समान है और वो पशु है हाथी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतिहास के संदर्भ में रजुक संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। रजुक पद का सृजन अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका प्राथमिक कार्य भूमि मापना था। ये प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य करते थे। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि शासक को निष्ठावान को ही रज्जुक नियुक्त किया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल दो कथन यहाँ पर सही हैं। और वो कौन से दो हैं वो मित्रों बताते हैं कि यहाँ पर रजुक पद का सृजन अशोक के शासनकाल में नहीं, रजुक का चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी था। पहला गलत। प्राथमिक कार्य भूमि मापना था, ये सही। प्रशासन कार्य में न्यायिक कार्य करते थे, ये भी गलत। अर्थशास्त्र में उल्लेख शासक को नियुक्त करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही हैं। क्या हैं? 2 और 4 सही हैं। सॉरी, चौथा सही नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे। चौथा गलत और जबकि तीसरा जो है हमारा सही है। क्या है? तीसरा सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 4 गलत। कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27? अशोक के प्रमुख अभिलेखों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के परिधीय क्षेत्रों में अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं, किंतु राजधानी के आसपास अभिलेख संस्कृत में थे। ओके। खरोष्टी उपमहाद्वीप उत्तर खरोष्टी उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग में अभिलेख की प्रयुक्ति लिपि थी। अशोक के अभिलेख अहिंसा, चोट न पहुंचाना विषय पर केंद्रित हैं। सरे कूना अभिलेख ग्रीक अरमाइक भाषा में है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य के परिधीय क्षेत्रों में अभिलेख प्राकृत भाषा में और राजधानी के आसपास संस्कृत, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। खरोष्टी उपमहाद्वीप अभिलेख में मिले हैं, ये सही है। अशोक अहिंसा पर विशेष बल है, ये भी सही है। सरे कुना अभिलेख ग्रीक अरमाइक भाषा में, ये भी सही है। तो कितने? 3 सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने कन्नड़ साहित्य पर प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी? कृष्ण प्रथम, गोविंद प्रथम, अमोघवर्ष प्रथम या गोपाल प्रथम? तो इसकी रचना की थी किसने? कविराज मार्ग की अमोघवर्ष ने। किसने की थी? अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित साहित्यों पर संबंधित लेखकों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? बताइए। ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम, हर्षचरित, मिलिंद पन्हो और बुद्धचरित। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बुद्धचरित सही है। मिलिंद पन्हो नागसेन, राजा मिनांडर और नागसेन है, सही है। हर्षचरित सही है। मृच्छकटिकम ये कालिदास, ऋतुसंहार कालिदास, ये भी सही, लेकिन ये सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा। तो इसमें 4 सही हैं। कितने? 4। तो बिल्कुल सही है। मृच्छकटिकम के भी आपके जो थे वो कालिदास, वो सॉरी भास नहीं थे। मृच्छकटिकम के जो हैं वो आपके
शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम में स्थापित कीजिए। तो महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम में स्थापित करेंगे तो सबसे पहले आएगा पूर्व में अंग प्रदेश। कौन सा? अंग पहले नंबर पे, फिर मगध दूसरे नंबर पे। कौन सा आएगा? मगध दूसरे नंबर पे, फिर काशी तीसरे नंबर पे, फिर चेदी चौथे नंबर पे, फिर अवंती पाँचवें नंबर से। यानी अंग 1 4 2 3 5 4 5 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसे अंगिका कला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अंग महाजनपद को संदर्भित करता है। इसमें सर्प की आकृतियां हमेशा मौजूद रहती हैं, इसलिए इसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है। ये चित्रकला जूट और कागज के बक्सों पर बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ए पटुआ चित्रकला, फण चित्रकला, चेरियल कुंडलकारी चित्रकला या मंजूषा चित्रकला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी चित्रकला है, तो ये चित्रकला है आपकी मंजूषा चित्रकला। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है 32? अजीबक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कर्म के सिद्धांत के विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, यह संप्रदाय की स्थापना मखिल पुत्र घोषाल ने की थी। उन्होंने किसी उद्देश्यपूर्ण के लक्ष्य का पीछा करने के बजाय आडंबरहीनता पर बल दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो ये तीनों की तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नाट्यशास्त्र संगीत नाटक नृत्य के वर्ग एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे प्रदर्शन कलाओं पर सबसे प्राचीन एवं सबसे आधिकारिक भारतीय ग्रंथ माना जाता है। इसका श्रेय कौन है? तो इसका श्रेय नाट्यशास्त्र के जो हैं वो हैं आपके भरत मुनि। कौन है मित्रों? भरत मुनि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34? उसे समझते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन पवित्र भूमि या अनंत प्रकाश के बुद्ध हैं? मंजूश्री, अमिताभ, अवलोकितेश्वर या मैत्रेयी। तो मंजूश्री या मूत्र के जो अवतार अनंत प्रकाश के बुद्ध हैं वो हैं अमिताभ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऋतुसंहार, नीति शतक, रत्नावली, राजतरंगिणी उपरोक्त में से कितनी कृतियां कालिदास की हैं? तो ऋतुसंहार कालिदास की है, रत्नावली कालिदास की है, नीति शतकम रत्नावली हर्ष की है, नीति शतक भर्तृहरि की है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है। ठीक है, तो केवल कौन सी है? एक कृति है। कौन सी है? एक है। ये जो है रत्नावली हर्ष की है, ये बाणभट्ट की है, और नीति शतक जो है वो भर्तृहरि की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है 36? उसे समझते हैं। यूनाइटेड फॉरेस्ट फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? एक, दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल के बिल्कुल गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलवार और नैनार संतों के धर्मोपदेश और भक्ति गीतों की रचना करने के लिए संस्कृत को नहीं बल्कि तमिल का उपयोग किया। ये सही है। दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन के विकास में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एलोरा गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी शैलकृति संरचना है जिसका निर्माण अखंड चट्टान से हुआ है। अजंता की गुफाओं के विपरीत एलोरा में केवल हिंदू संरचनाएं
और रूपांकन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एलोरा कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी शैलकृत संरचना का निर्माण अखंड चट्टान से हुआ, सही है। अजंता की गुफाओं के विपरीत एलोरा में केवल हिंदू नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, उपरोक्त में से कौन से सही हैं, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39, दिल्ली के लाल किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मुगल सम्राट अकबर ने अपने दुर्ग के रूप में लाल किले की नींव रखी थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम बात करें अकबर में अपनी नींव रखी थी, तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नवक्लेवर एक अनुष्ठान है जिसमें एक मंदिर में 4 हिंदू देवताओं को लकड़ी की मूर्तियों को प्रतिस्थापित करना शामिल है। यह निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है, लिंगराज, जगन्नाथपुरी, पद्म स्वामी मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो ये जो प्रथा है ये किस मंदिर से संबंधित है, इससे अगर हम बात करें तो ये है लकड़ी की मूर्तियों को प्रतिस्थापित करने की बात जगन्नाथपुरी मंदिर की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का और प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ दहन किए जाने पर शून्य उत्सर्जन ईंधन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों, बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ग्रीन स्टील निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम रूप संदर्भित करता है, निर्माण के लिए उच्च शक्ति वाला स्टील, हरित अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाला स्टील, हरे रंग की कोटिंग के साथ स्टील फ्रेम, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए जाने वाले इस्पात निर्माण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ग्रीन स्टील क्या है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना इस्पात का निर्माण क्या कहलाएगा, ग्रीन स्टील के तौर पे जाना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43, प्रतिस्पर्धा अधिनियम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विनिमय को शामिल करने के लिए संयोजनों की परिभाषा का विस्तार करता है। 2, संयोजनों के अनुमोदन हेतु समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 110 दिन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो 2000 करोड़ से अधिक मूल्यों को शामिल किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। 210 से घटाकर 180 नहीं बल्कि 150 दिन किया गया, ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, बीमा साथी, उपरोक्त में से कितने बीमा ट्रिनिटी के घटक हैं। बीमा ट्रिनिटी के जो घटक हैं वो हैं 1, 2 और 3। क्या है, 1, 2 और 3, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बीमा ट्रिनिटी के 3 घटक हैं, बीमाकर्ताओं और वितरण के मंच को एकीकृत करने के लिए बीमा सुगम, जीवन स्वास्थ्य संपत्ति हितधारकों के साथ बीमा वाहक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नवोन्मेष तैकीकरण स्थायित्व में शहरी निवेश CITIES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का एक उपघटक है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान का एक संयुक्त कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर बात करें तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जो जारी की जाती है वो की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहे हैं 47? ऑपरेशन समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समुद्री मार्ग से भारत में लाए गए प्रतिबंधित पदार्थ को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ लॉन्च किया गया, यानी यही बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त इसी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है 48? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोध जलवायु लक्ष्यों और जैव विविधता संरक्षण को संतुलित करना, भूमि आधारित कार्बन निष्कासन 30/30 लक्ष्य के विधिक निर्धारक और शीर्षक भूमि आधारित कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन CDR रणनीतियों और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के बीच संघर्ष को उजागर करता है। राष्ट्र वर्ष 2030 तक विश्व का 30% स्थलीय समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 30/30 जैव विविधता लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध हुए हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है? उपरोक्त कथनों के बारे में यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, तो यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। शहरी शिक्षण इंटर्नशिप ट्यूलिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के स्नातकों के बाजार मूल्य में बढ़ाने में मदद करेगा। ये बात क्या है? बाजार मूल्यों में बढ़ाने में मदद करेगा, सही है। इंटर्नशिप की अवधि 8 सप्ताह से 1 वर्ष तक हो सकती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है 50? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट हैं, इनके स्टेटमेंटों पर विचार करना है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध तब होता है जब जीवाणु या कवक जैसे रोगाणु जिनसे उत्पन्न रोगों के उपचार हेतु निर्मित दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिससे संक्रमण का उपचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 2. रोगाणु प्रतिरोध एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, जो कि वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर 1.27 मिलियन मौतों का कारण बना है तथा विभिन्न आयु वर्गों एवं क्षेत्रों में एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, जो इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का प्रमुख कारण बनाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्राचीन काल के दौरान एक महाजनपद का एक शक्तिशाली राजा, जिसे आने वाले समय में दूसरों पर प्रभुत्व करना था, उसने एक लोकतांत्रिक स्वरूप वाले महाजनपद को पराजित करने के लिए विद्वान बुद्ध से परामर्श किया। बुद्ध का परामर्श राजा के काम आया। गण पर विजय के बाद राजा एक श्रद्धालु के रूप में बुद्ध से मिलने आ गए। इस घटना को बौद्ध स्तूपों में से एक मूर्ति के माध्यम से वर्णित किया गया है। यह बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो यहाँ पर उस बौद्ध स्तूप के बारे में बताया गया है और ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नागार्जुन कोंडा, सांची, साहा का डेरा या भरूच। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा भरूच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या है 52? अजंता के गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुफा का निर्माण सातवाहन शासक के काल में आरंभ हुआ था। ये भगोरा नदी के तट पर स्थित है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। इस स्थल पर बौद्ध के परिनिर्वाण की प्रसिद्ध छवि दर्शाई गई है, जो शोकग्रस्त आकृतियों से घिरी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो
तो यहाँ पर यदि हम बात करें गुफा का निर्माण सातवाहन काल में हुआ, सही है। बगोरा नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तट पर स्थित है जो गोदावरी नदी के पास है। कहाँ पर है? गोदावरी, नर्मदा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस स्थल पर बुद्ध को प्रसिद्ध छवि दर्शाई गई है, ये बात सही है, यानी 1 और 3 सही, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? शाक्य मुनि त्रिमूर्ति महायान बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं में एक केंद्रीय प्रतिमा है। त्रिमूर्ति में शाक्य मुनि बौद्ध के अलावा अन्य 2 बोधिसत्वों को प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो वो प्रतिनिधित्व बताना है, तो वो प्रतिनिधित्व है मंजूश्री और सामंत्र भद्र। मंजूश्री और सामंत्र भद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है 54? निम्नलिखित सूर्य मंदिरों के उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो सूर्य मंदिर हैं इन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो अगर हम बात करें मार्तंड सूर्य मंदिर उत्तर यानी कश्मीर में, ये पहले नंबर पे। दूसरा आपका मोढेरा सूर्य मंदिर हिमाचल। तीसरा आपका कोणार्क उड़ीसा। चौथा आपका नक्षत्रनारायण आसर अरसावली, ठीक है। और 5वां सूर्य केवल ये, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है 55? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सह यूनेस्को के अमृत धरोहर में शामिल नहीं है? तो यूनेस्को के अमृत धरोहर में शामिल छऊ, संकीर्तन, कालबेलिया, डांडिया, तो डांडिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 56? विजयनगर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर मंदिरों में कई गोपुरम हैं। विजयनगर मंदिरों की भू योजना एक विचित्र तारे के आकार की है। विजयनगर के मंदिरों में विशिष्ट नक्काशीदार खंभे हैं जिन पर बराह प्रतिमा का रोमांकन मिलता है। चौथा, विजयनगर के मंदिरों के मुख्य मंदिर परिसर में एक अम्मान मंदिर स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम कथनों के बारे में बात करें तो कौन कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में बताना है, ठीक है। पहला क्या है? विजयनगर मंदिर में कई गोपुरम है, ये बात बिल्कुल सही है। भू योजना विचित्र तारे के आकार, बिल्कुल गलत। भूनगर मंदिरों में नक्काशीदार खंभे, नहीं, ये विजयनगर मंदिर मुख्य मंदिर परिसर में एक अम्मान मंदिर है, ये सही। यानी कितने सही नहीं है? 2 और 3 सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है 57? इसे समझते हैं। नई दिल्ली की वर्तमान राजधानी ने पूरे इतिहास में उत्तरी भारत के लिए सत्ता के केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी। समय के साथ यह शहरों के एक संघ के रूप में उभरा है जो राजनीतिक एवं रणनीतिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न अवसरों पर स्थापित किए गए थे। दिल्ली के कुछ शहरों की सूची दी गई है। ओके, उपरोक्त में से शहरों की स्थापना का कालानुक्रम बताना है। क्या बताना है? कालानुक्रम बताना है। तो यदि हम बात करें किला राय फिथौरा, ये जो है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 11वीं शताब्दी में बसाया गया था, ये बिल्कुल सही है। पहला सीरी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दीन पनाह हुमायूं द्वारा, तुगलक के द्वारा, ठीक है, दीन पनाह आपका हुमायूं के द्वारा, ठीक है, और उसके बाद शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद भारत को चावल के प्रति प्रेम पूरे इतिहास में कायम रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में मुख्य व्यंजन के रूप में अनूठी किस्म का उपयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में चावल के
चावल के कुछ किस्में दी गई हैं जिन्होंने जीआई टैग दिया गया है। इन चावलों की किस्मों को उन क्षेत्रों के उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए जहां वे पाए जाते हैं। तो ये चावल बताने हैं, तो यदि हम इन्हें स्थापित करें तो आपका आएगा काला चावल चखोऊ के नाम से जाना जाता है, जो कि मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, पोकली चावल अत्यधिक लवण होता है और ये लवण युक्त चावल कहाँ पे मिलेगा? केरल में। मड चावल के बारे में बात करें तो ये असम का एक चावल है। कहाँ पर? असम का। काला जीरा चावल के बारे में अगर हम बात करें तो काला जीरा चावल जो है, काला नमक, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है अपनी विशेष खुशबू के कारण। ठीक है, काला नमक ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। काला जीरा के बारे में बात करें तो ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में। तो इन्हें स्थापित करें तो ऑप्शन बनेगा आपका 4 3 2 5 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय भवनों में दोहरे गुंबद का निर्माण मुगलों के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ। ट्रेबिट शैली का प्रचलन सल्तनत कालीन शासकों के द्वारा किया गया, जिसने उपमहाद्वीप में पूर्व से प्रचलित धनुष्कार स्थापत्य को प्रस्थापित कर दिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही बताने हैं? तो यहाँ पर दोहरे भवनों को गुंबद का निर्माण मुगल काल में हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। ट्रेबिटरी शैली में सल्तनत कालीन शासकों द्वारा किया गया था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। शाहजहां के समय इमारतों में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, ये भी बात क्या है? बिल्कुल गलत है। लाल बलुआ पत्थर का हुआ था। मुगल के शासनकाल में इमारतों में छत में बालकनियों का निर्माण हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफीवाद का सोहरावर्दी सिलसिला, जिसने मध्यकाल के दौरान पंजाब में लोकप्रियता हासिल की, वो किसी भी तरह के राजकीय संरक्षण का विरोधी था। ओके। उनका मत था कि सूफी के पास संपत्ति, ज्ञान और हाल, ये 3 गुण होने चाहिए। उपरोक्त में के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मुगलों के जीवन के संबंध में रचनाएं उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की विरासत हैं। इसके संदर्भ में बताइए। हुमायूं, गुलबदन बेगम। सम्राट का नाम हुमायूं, लेखक गुलबदन बेगम, अकबर अब्दुल लतीफ़, शाहजहां अब्दुल हमीद लाहौरी, औरंगजेब अबुल फजल मामूरी। तो कितने युग में यहाँ पर सही हैं इसको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अबुल फजल मामूरी ने औरंगजेब के बारे में लिखा, ये बात बिल्कुल सही है। अकबरनामा में अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा, ये बात बिल्कुल गलत है। अब्दुल लतीफ़ नहीं है, अबुल फजल। शाहजहां जो हैं, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा के बारे में लिखा, ये बात सही है। ठीक है, और शाहजहां अब्दुल हमीद लाहौरी ने, यानी कितने युग्म सही हैं? सी ऑप्शन सही होगा, 3 युग्म सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है? 62 पर सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित में मुक्ति और आमिल के संदर्भ में बात करिए। बताइए। मुक्ति सल्तनत कालीन तुर्की सरदार थे जो कि परगना का नेतृत्व करते थे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तुर्की मुक्ति या बली के नाम से जाना जाता था, कार्यालय में काम करते थे। मुक्ति पर निर्धारित क्षेत्र एकत्र किए गए राजस्व में से कुछ निर्धारित रखरखाव को करना होता था, ये बात बिल्कुल सही है। फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान मुक्ति को वंशानुगत बना दिया गया। फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान मुक्ति को वंशानुगत बना दिया गया था, बिल्कुल सही है। सल्तनत काल के दौरान आमिल राजगृह संग्रह करता था, ये भी सही है। तो कितने गलत हैं? केवल एक गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है? दारा सिकोह के संदर्भ में बताना है। वह सूफीवाद नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे जिसने उदारवादी विचारधारा का योगदान दिया था, ये बात बिल्कुल गलत है। चिश्ती से संबंधित थे। उनकी पुस्तक मल्म उल बहरीन हिंदू और इस्लामी दर्शन के बीच संबंध स्थापन के लिए समर्पित थी, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? उन्होंने सामूगढ़ की लड़ाई में सौतेले भाई औरंगजेब के लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी, ये बात बिल्कुल
गलत है। उनके अंतिम संस्कार को फ्रैंकोइस वर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में विस्तृत रूप से दर्ज किया है। ये बात बिल्कुल सही है। कितने कथन सही हैं? 2 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ किए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला शासक था जिसने कृषि योग्य भूमि को मापने का आदेश दिया। क्या? कृषि योग्य भूमि को मापने का आदेश दिया। बाजार में उनके द्वारा उनके दर नियंत्रण उपायों और सैनिकों को नगद भुगतान करने की प्रथा ने उन्हें एक प्रभावशाली एवं स्थायी सेना बनाए रखने में मदद की। उसने मुगलों से निपटने के लिए रस्म मियान की नीति अपनाई। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला शासक था जिसने कृषि योग्य भूमि मापने का आदेश दिया, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा, बाजार पर नियंत्रण करने के लिए नगद भुगतान की बात की, ये भी सही है। अपने मंगोलों को निपटने के लिए रस्म मियान का शाब्दिक अर्थ है मध्यमार्ग मंगोल के आक्रमण से निपटने के लिए इसने नहीं बल्कि ये बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो ये गलत, जबकि 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आगे क्या है इसमें ज़रा देखते हैं। तो उसके शासनकाल के दौरान खालसा और राजकीय भूमि का प्रसार हुआ। दोआब में पूर्व क्षेत्र में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। कितने कथन सही हैं? 3 कथन सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है? 1536 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी 1526 में स्प्रिंट है बच्चों, प्रथम युद्ध में बहुत बड़ी लोधी सेना बाबर की जीत का श्रेय काफ़ी हद तक भारत में पहले कभी नहीं देखे गए युद्धों के नए तरीकों के कारण हुआ। बाबर ने अपनी सेना के लिए तुलगमा प्रणाली का उपयोग किया और उसके अंतर्गत पूरी सेना विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर दी गई। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, पहली बात बिल्कुल तोपची और अपनी तोपों के लिए तुर्क उपकरण रूमी का प्रयोग करते थे ताकि वे अपने लक्ष्य का निशाना बना सकें, ये भी बात बिल्कुल सही है। बारूद के बड़े पैमाने पर उपयोग जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था, ये बात गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, इब्न बतूता इस दिल्ली के सुल्तान के अपने राजदूत के रूप में चीन में भेजा था। यह सुल्तान इतिहास में आदर्शवाद और सुधारों के अग्रदूत के रूप से जाना जाता है। दीवाने खोई की स्थापना की, सौंदर नामक कृषि ऋण करने की प्रथा शुरू की। इसे भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं दोनों में सम्मान प्राप्त था। ठीक है, अगला, सम्मानजनक दिल्ली में पहला सुल्तान माना जाता है और दिल्ली में सांकेतिक मुद्रा के लिए अग्रणी था। तो ये हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है मित्रों? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कह रहा है 67? इसे समझते हैं। मुगल काल के दौरान अपने चरम पर पहुंची लघु चित्रकला की परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चित्रकला अंग्रक्षेपण के तत्व को समावेशन हुआ। मुगल चित्रकला शैली में परंपरा थी कि एक ही चित्र के हाथ, चेहरा और पैर अलग अलग चित्रकार बनाते थे। जहांगीर ने चित्रों के लिए समर्पित तस्वीर खाना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताना है कौन सी बातें सही नहीं हैं। तो यहाँ पर भारतीय अंगक्षेपण के समावेशन हुआ, बिल्कुल सही है। चित्र हाथ पैर अलग अलग बनाते थे, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? जहांगीर के लिए समर्पित तस्वीर खाना, ये बात गलत है। तो कितने सही हैं? केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के दौरान प्रशासनिक प्रभावों का सही क्रम है? तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान सही क्रम मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 5 दक्कनी सुल्तान के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के योगदान करते हुए 16वीं शताब्दी के आगमन के साथ विकसित होने लगी। नीचे दी गई सल्तनतों को उनके विघटन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही क्रम, तो मित्रों सही क्रम होगा अहमदनगर, बीजापुर यानी बरार, और फिर आपका बीदर, और फिर यानी 1, 2, अहमदनगर 3, फिर
बीजापुर 4 और गोलकुंडा 5, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मौर्य साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राजकीय कृषि भूमि पर प्रभावी था? राजकीय कृषि भूमि पर प्रभावी था अनंतपाल, सीताध्यक्ष, समाहर्ता या रज्जुक? तो राजकीय भूमि पर जो प्रभावी था वो है आपका सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है? अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म में है? अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा नंबर 1 हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन या डी सिख? तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा कहाँ पर है? बौद्ध धर्म में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है? 72 सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यों के पतन के बाद पहली शताब्दी ईसा सातवाहन दक्कन में शासन स्थापित किया, सही है। प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई, ये भी सही है। यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है 73? विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की। वर्ष 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 74। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरसागर, सूरावली, साहित्य रत्न और साहित्य लहरी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें साहित्य रत्न सूरदास ने नहीं लिखी है, क्योंकि साहित्य रत्न जो लिखी है उसके बारे में यदि हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सिराज अफीफ ने किस सुल्तान की जीवनी लिखी? सिराज अफीफ ने किस सुल्तान की जीवनी लिखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? तो उसने लिखी है FST, फिरोज शाह तुगलक की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है 76? कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने अपनी मां के नाम से विजयनगर पर नगलापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, जिसने तेलुगु भाषा में राजकला की पुस्तक को अमाक्तुमल्यद की रचना की थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। महमूद गवाह फारसी व्यापारी था। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित संतों में से कौन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ की रचना से जुड़ा है? गुरु नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह? तो पवित्र ग्रंथ की रचना से जो गुरु जुड़े हुए हैं उन गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने अर्ज इल्तुतमिश द्वारा गठित कृषि विभाग था। ऐबक के एक साथी गुलाम कुबाचा ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित किया और साथ ही लाहौरी और पंजाब के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त में से अगर हम बात करें पहला गलत, दूसरा सही। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80? उसे समझते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल CBDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CBDC को व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्य या खुदरा CBDR एवं थोक CBDW जैसा कि परिकल्पना में किया गया है। केवल एक टोकन आधारित मुद्रा होगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से पहला कथन सही, जबकि दूसरा क्या है हमारा गलत है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। वित्तीय स्थिरता के विकास परिषद FSDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रघुराम राजन समिति की अनुशंसा पर गठित एक सांविधिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। यह अर्थव्यवस्था में बृहद विवेकपूर्ण परीक्षण की निगरानी करता है। इसमें कितने कथन सही हैं? इसमें अगर हम कथन के बारे में बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो रघुराम राजन की अनुशंसा पर बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। ये भी बिल्कुल गलत है, वित्त मंत्री वित्त सचिव के द्वारा अर्थव्यवस्था विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, सिक्योर्ड ओवरनेस फाइनेंस रेट SOFR के संदर्भ में विचार कीजिए। सोफर का उपयोग निम्न मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार सूचकांकों आकलन के लिए किया जाता है। सोफर का निर्धारण प्रतिभूति रहित रात्रिकालीन ऋण के लिए औसत ब्याज दरों में आधार पर किया जाता है। सोफर का प्रबंधन यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB द्वारा किया जाता है। बेंचमार्क की दर है जो अमेरिकी ट्रेजरी पुनर्खरीद बाजार में रातों रात उधार लेनी लागत दर्शाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83, उसे देखते हैं। IGOT, ठीक है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। IGOT पहला, क्षमता निर्माण, गैर सरकारी मार्गदर्शन करना, भारत भर सांस्कृतिक में विचार पर्यटन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, ग्रामीण समुदायों को सेवा प्रदान करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्षमता निर्माण, अधिकार मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा प्रतिवर्ष गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा घोषणा की गई। भारत उच्च शिक्षा संस्थानों गुणवत्ता की उत्कृष्टता प्रदर्शित है। NIRF मापदंडों में केवल 3 व्यापक श्रेणियां हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन बिल्कुल गलत, दूसरा सही और तीसरा गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में जन समाचारों में रहा कलसा बंदूरी नाला परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है महादई नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उच्च समुद्र किसी देश की विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के परे क्षेत्र हैं। संधि में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कमेटी की स्थापना इनकी प्रमुख विशेषता में से एक है। उपरोक्त में से कौन से सही है, केवल एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहा है 87, सॉवरेन गोल्ड SGD योजना तो इस 24 के संदर्भ में बैंकों द्वारा प्राप्त SGB संविधिक चल निधि अनुपात आवश्यकताओं का हिस्सा माना जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार SGB खरीदने में प्रतिबंधित करता है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, क्या है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये टैक्स हेवन समस्या से बचने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। भारत को प्रशासन भागीदारी बताया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, यूनेस्को संकल्पना 1297 किससे संबंधित है, इसको देखते हैं। तो यूनेस्को संकल्पना 1927 संबंधित है अलकायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों के संस्थाओं को लक्षित करके प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट, मॉन्की पॉक्स के संदर्भ में विचार कीजिए। जीवाणु जनित है, मानव संरचना में कोई ज्ञात संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही नहीं हैं। ऑप्शन ए सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91, मिशन एडवांस एंड इम्पैक्ट रिसर्च MAHR संदर्भ में इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनतम उभरती प्रौद्योगिकी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं 92, निम्नलिखित में से कौन सा जन समाचारों में एबॉक्सिन्स रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चारों ऑप्शनों में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 93 देखें, लैंड्रोमेट देशों के संदर्भ में यदि हम बात करें
तो ये विदेशी रूसी तेल खरीदते हैं और देसी गैस प्रसंस्कृत में बेच देते हैं, इनके खिलाफ नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये ऑप्शन पहला क्या है, कथन सही है, लैंड्रोमेंट देश। और दूसरा क्या है इसमें देखना है, भारत 5 देशों का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, भारत हिस्सा है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में अगर हम देखें तो यहाँ पर पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। पारंपरिक ज्ञान डेटाबेस बनाता है, ये बात सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन वन का हिस्सा है। तो यहाँ पर अमेजन वन का हिस्सा पेरू है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, जैवोच्चारण तात्पर्य भाराव स्थल क्षेत्र में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यदि आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर होगा पहला गलत, दूसरा सही, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, क्या है, अपशिष्ट से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है 97 में। तो 97 में मित्रों ये दो बातें, कौन से कथन सही हैं ये बताने हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 सही हैं, जबकि पहला गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में जन समाचारों में रहा ऑल्वेरेजी निम्नलिखित में संदर्भित है समुद्री शैवाल से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, भारत में स्थित रिपोर्ट 2021 विचार कीजिए। तो ये विचार है आपका 1 और 2 दोनों से, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर 100 में अगर हम बात करें तो इसके भी मित्रों क्या हैं, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम का दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 15 लगाया, शीघ्र ही अपलोड 16 भी कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।